वी विल लर्न अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने डिराइव कर लिया था कि G क्या होता है, Q/4πε0r, यानी Q/r, ये होता है V की वैल्यू फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें हमने क्या किया कि V की वैल्यू पता थी, तो C = Q/V फॉर्मूला लगाया, तो इसी के द्वारा C = 4πε0r, 4πε0r, ये हमारा आ गया पॉइंट चार्ज के लिए या फिर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। उसके बाद हमने इसके बारे में कल जान लिया था, कुछ प्रॉपर्टी थी, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस आपको बता दिया था। इसके बाद इसको पढ़ लेना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होती है चार्ज स्टोर करने की, वो दिखाएगा। फिर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था कि Q का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना था। ये हमने जब चार्ज डिस्कस किया था बहुत पहले, उस टाइम भी पता था कि AT होता है या फिर T1 I1 भी बताया था आपको, ऐसे भी लिखा गया था, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन हो गए थे Q = CV। अच्छा, तुम्हारी क्लास में एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? सर हो गया था। हो गया था ना, सर ठीक है। ये क्लास का रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मिसिंग है, बट ये हो गया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया था बच्चों? यस सर, यस सर, ठीक है, हो गया था, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये क्या फॉर्मूला आया था, डायरेक्टली वही बता देता हूँ कि एप्सिलॉन नॉट A/D, इसको बोला भी था कि रख लेना एग्जाम से पहले कि अगर दो पैरेलल प्लेट रखे हैं न्यूट्रल, उनको अगर बैटरी से जोड़ोगे तो क्या होगा, उनको चार्ज स्टोर हो जाएगा, और कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करता है कि इन प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, इन प्लेट्स के बीच में मान लो दो प्लेट है, एक प्लेट ये है बच्चों, एक इसके पैरेलल दूसरी प्लेट रखी हुई है, इनके बीच में यहाँ पे एयर है या फिर फ्री स्पेस है, तो हम बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। और इनको बैटरी से जोड़ा, इसको लेके आया ऐसे एक बैटरी, बैटरी इज द सोर्स ऑफ, बैटरी किस चीज का सोर्स है, बैटरी इज सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज बैटरी से निकलेगा और कैपेसिटर की प्लेट पे चला जाएगा। पोटेंशियल का सोर्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगा, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा और दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी। तो एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके केस में हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू बताई थी, होती है एप्सिलॉन नॉट A/T। अब A क्या है, एरिया। ये दोनों आइडेंटिकल प्लेट हैं, तो अगर लेफ्ट वाले का एरिया A हुआ तो राइट वाले का भी A ही होगा, क्योंकि हूबहू एक जैसा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन होता है D। ठीक है, ये पैरेलल है, तो हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे सेपरेशन लोगे वो D ही आएगा। ठीक है, तो D इज द सेपरेशन बिटवीन देम। और एप्सिलॉन नॉट जो अंदर इसके बीच में जो मीडियम है, अगर खाली जगह है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कुछ भरा हुआ है, मान लो लकड़ी है, पेपर है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ है, तो फिर उसका जो एप्सिलॉन वैल्यू होगा वो है। ठीक है, एरिया बड़ा रहेगा, यानी प्लेट्स बड़ी रहेंगी तो कैपेसिटेंस ज्यादा। कैपेसिटेंस ज्यादा मतलब कि चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी ज्यादा। अगर दोनों इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहे, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जितना दूर दूर ये प्लेट होंगी उसका मतलब कैपेसिटेंस उतनी ही कम। तो एक अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए, यानी कि ऐसा कैपेसिटर जिसमें बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सके, उसमें क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम। एक तो एप्सिलॉन की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा, सर कम, ज्यादा। ज्यादा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं या फिर एप्सिलॉन बोलते हैं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए ज्यादा। तो अगर एयर का जो एप्सिलॉन नॉट है, इससे ज्यादा अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर वो मटेरियल इसमें भर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा कैपेसिटर बनेगा। प्लेट ऑफ एरिया ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा। लार्ज प्लेट्स लगाएं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और डी कम होना चाहिए कि ज्यादा, कम होना चाहिए। यानी कि प्लेट्स के बीच सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो आपको पता चला कि कैपेसिटर का जो प्लेट है वो बड़ा होना चाहिए, उनके बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये बात होगी पैरेलल प्लेट की। अब ये बात सिर्फ पैरेलल प्लेट की नहीं है, तो ये ना सोचे कि ये रूल्स पैरेलल प्लेट के लिए लागू है, ना, ये रूल सभी कैपेसिटर्स के लिए लागू है, क्योंकि जितनी बड़ी प्लेट या फिर जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम सेपरेशन बिटवीन द टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना बीच में मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब चार्ज हो जाएगा स्टोर
ज्यादा। ठीक है, तो सीधी सीधी बातें हर एक कैपेसिटर पे लागू होंगी। इसके बाद हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या बताया था कि ये ऐसा रहेगा जैसा कि पैरेलल में रहते थे रजिस्टर्स। तो इनके लिए दो बातें याद रखना, चार्ज हमेशा सेम होगा, हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कल भी बताया था कि अगर बड़ा क्यू बराबर चार्ज आपके बैटरी ने प्रोवाइड किया तो 3 कैपेसिटर लगे हुए सीरीज में, तो सब पे Q/3 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ईच कैपेसिटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस की वैल्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इनवर्सली होगा, बट ऐसे होता है Q इक्वल्स टू CV हमने डिफाइन किया, तो जिसका जितना बड़ा कैपेसिटेंस उतना ही उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम। तो कम कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, और अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब पे। तो ये बातें थी सीरीज की। इनका फॉर्मूला निकला था 1/C। ये C क्या है, नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C। ठीक है, इसको रटना था, बता दिया था आपको। सिमिलरली हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, तो पैरेलल में क्या होगा, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो भी पोटेंशियल रहेगा एक पॉइंट पे वही पोटेंशियल रहेगा हर एक पॉइंट पे। किस पे, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो दैट इज वाई देखो बैटरी से डायरेक्टली जुड़ रहे हैं सभी, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच कैपेसिटर इज इक्वल। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है या फिर पोटेंशियल अक्रॉस द 2 टर्मिनल या फिर 2 प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल ऐसे होगा जैसे पॉइंट बी बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल, यानी कि जहां पे आप वायर अटैच करते हो। और ये प्लेट्स क्या है, तो प्लेट्स भी वही है, तो यहाँ से वायर है तो सेम, या तो बोल दो पोटेंशियल ऑन प्लेट या बोल दो पोटेंशियल ऑन टर्मिनल। तो पोटेंशियल ऑन ईच टर्मिनल of the capacitors attached in parallel is same, या फिर potential drop across the parallel plates of a capacitor is same। ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो जैसा कैपेसिटेंस उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन दोनों assumptions को सॉल्व करके निकालोगे तो C1 = C1 + C2 + C। ठीक है, फिर हाँ जी डाउट्स पूछो। रिया, विमल, डाउट है? नो सर। बच्चे की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई, एक जी क्लासेस सर थोड़ा इशू आ रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। और दूसरा एक और चीज है, जो स्टूडेंट्स अभी एक मुझ पे आया है कि किसी को रिमूव भी करा है, तो बेटा अगर कोई कर रहा है तो आप लोग सब रिकॉर्डेड होते हो। वो किसी बच्चा रिमूव नहीं करता, ये बातें मैं हर बार, मैं 20 बार बोल चुका, बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है। व्हेन वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, सभी लोग ध्यान से सुन लो, जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और अगर आपका ऐप पुराना है तो आपको गूगल ही रिमूव कर देता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तुरंत रिज्वाइन करो। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप रिमूव हो जाओगे अपने आप। ऐसा लिखा आएगा समवन रिमूव्ड यू फ्रॉम गूगल मीटिंग, उससे ऑफेंड नहीं होना, ना सर आपको रिमूव करे, कोई रिमूव नहीं कर रहा, गूगल का सर्वर आपको रिमूव करता है क्योंकि आपका ऐप आउटडेटेड है, वो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता। बट एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई फिर आप रिज्वाइन कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी आप रिमूव होगी। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आप अपना गूगल मीट का ऐप लेटेस्ट अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और सिंपल अच्छे सर बता रहे हैं आपको ना, ये अनाउंसमेंट आई थिंक सर ने पहले भी किया होगा ना, सर तो आप या तो सुनते नहीं हो, वही ना, या तो फिर थोड़ा सा लैक ऑफ सेंसिटिविटी आ रहा है यहाँ पे, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों को लेके। बेटा कोई आपको रिमूव नहीं कर रहा है, आप जो सर बता रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉलो करा करो। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे मत अप्रोच करा करो कि सर रिमूव कर दिया मेरे को किसी ने ना। सब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और सर आपके हर चीज इतना क्वेरी बता रहे हैं, आप सुनो सर को अच्छे से और हर चीज आपका यही सॉल्व हो जाता है। यस जो सर ने बोला है उसको एक बार आप अच्छे से पहले फॉलो कर लो और उसको कहीं पे नोट कर लो कि अच्छा इसका ये इशू होता है ना। वैसे भी क्लास में बार बार डिस्टर्ब होता है, सर का भी होता है, बाकी बच्चों का कंसंट्रेशन भी बिगड़ेगा इसमें ना, और आपका भी टाइम लॉस हो रहा है, आप बार बार रिमूव हो रहे हो। एक बार ऐप को लेटेस्ट वर्जन पे कर लो अगर कर सकते हो। अगर फोन में मेमोरी का इशू नहीं है तो वो सबसे बेस्ट आपका अप्रोच रहेगा। अगर नहीं कर सकते तो ये मेथड लगा लो कि अगर रिमूव हो रहा है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। फिर हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की। अच्छा, उम्मीद है जो बच्चे को इशू आ रहा था वो ज्वाइन कर चुके होंगे। हो गया क्या? प्रीति रीटा रानी, आगे बच्चे आप
कई बार नेटवर्क का इशू भी रहता है बहुत सारे बच्चों की साइड, तो वो उनको लगता है कि मैं पता नहीं क्यों लेफ्ट आउट हो रहा हूँ। तो बच्चों को वो चीजें आप मैनेज करके चलो, है ना, उस चीज को, उसमें हमारा बहुत लिमिटेड अप्रोच रह सकता है ना, हम लोग आपको उस चीज में तो हेल्प नहीं कर सकते। ये चीज मैं आपको पहले फर्स्ट क्लास में बताया था कि भैया जो बोलते हैं नेट खत्म हो जाता है तो 1 GB का प्लान लगभग आता है 230 रुपए का, और 3 GB पर डे का आता है 350 रुपए का। अब देखो इसमें कितना ही डिफरेंस है, 120 रुपए। तो ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। जो ये नहीं कर सकता उनको 120 रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है, मेरे को मैसेज करना, मैं आपका रिचार्ज बढ़वा दूंगा, ठीक है, 250 आप दे देना, 120 मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी रही बात, ये तो हो गया था। और दूसरा, अगर मान लो एयरटेल चलता है तो एयरटेल ले लो, जियो चलता है तो जियो ले लो, बीएसएनएल चलता है तो बीएसएनएल ले लो, और वीआई चलता है तो वीआई ले लो। जो भी सिम चलती है वो सिम आप पोर्ट करा लो, पोर्ट करने में 3 दिन लगते हैं। और क्लास कितने दिन चलेगी, कम से कम 8-9 महीने चलेगी। तो 8-9 महीने के दुख को खत्म करने के लिए 3 दिन का दुख एक गुड अप्रोच है। तो ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका बच्चों, तो इसको फॉलो करो, क्योंकि ऐसा होता है आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहते हो। हाँ जी बोलो बोलो। सर करेंगे। हो गया, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया है सही से, ठीक है। हाँ ये हो गया, एनर्जी वाला हो गया था हमारा। हाँ रिवीजन क्लास में भी करा दिया था मैंने। चलो फिर भी बता देता हूँ फटाफट से, क्योंकि आज इसको ही खत्म करना है, नया स्टार्ट नहीं करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो आपको जब बताया था स्टार्टिंग में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आप सभी ने मुझे बताया था क्या था, कि एनर्जी स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई पोजीशन है या फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है। पोजीशन का मतलब क्या था, जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था आप उसको ऊपर उठा के ले गए तो उसने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, mgh। तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक। एक बात। दूसरी बात क्या थी, एक स्प्रिंग था, आपने कंप्रेस किया एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया एक्सपेंड किया, तो इसका मतलब क्या था, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कि उसके पार्टिकल्स पास पास हैं तो कंप्रेस्ड है, एक्सपेंडेड है तो दूर दूर पार्टिकल्स हैं। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, भाई स्प्रिंग भी तो मेटल से बना है, और मेटल के अंदर क्या होता है, एटम्स। तो उसके एटम्स को आपने ऐसे कंप्रेस किया तो थोड़ा पास पास आ गए ना, तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, और वही ऑन अ लार्जर स्केल स्प्रिंग आपके हाथ पे फोर्स लगाकर आपको दिखाता रहता है कि हाँ मेरे अंदर एनर्जी स्टोर है। उल्टा एक्सपेंड कर दोगे तब भी वो खींचता रहेगा। तो दैट इज ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ऐसी एनर्जी को बोला गया था पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको कैसे देखेंगे, कि जब एक चार्ज को पकड़कर आप इन्फिनिटी से लेके आए दूसरे चार्ज के पास, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मान लो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसको दूर भागने के लिए, या वो फोर्स जो लग रहा है रिपल्सिव फोर्स, वो कहाँ से मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब 2 पॉइंट चार्ज थे तो ऐसा था, लेकिन अब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, देखो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, बताओ, यस और नो, Yes. है ना। तो उस फोर्स की वजह से देयर विल बी सम स्टोर्ड एनर्जी। Yes, sir. तो उस स्टोर्ड एनर्जी को ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। यही अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ना। इसका फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव, और उसको VdQ बोलते हैं, Q into V, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में लिख दिया, कि एक चार्ज है उसको किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट लेके जाओगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिख दिया। V का हमें पता है, Q इक्वल टू CV से वी कैन राइट V इज इक्वल टू Q/C, तो Q/C लिख दिया, और dQ। अब इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो इसके 3 फॉर्मूले आएंगे अलग अलग। इसमें से सबसे आसान तरीका कौन सा बताया था, कि बीच वाले को रख लो, हाफ mv² जैसा जैसा है, m को निकाल के CV square. है ना। अरे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ mv² तो रटा हुआ है सबने, ये काइनेटिक एनर्जी है जितनी बीत गई इसमें, है ना, Half बूढ़े CV हुए हम सब square, लोग रटते रटते, तो इसके m को हटा के आप हाफ CV² रट लो बस। बस इधर काइनेटिक था, इधर पोटेंशियल आएगा। इसमें काइनेटिक का कोई रोला रहता नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल रहती है। तो आपको पता है कि यही एनर्जी, ठीक है। इस C को V को अलग अलग तरीके से Q इक्वल टू CV के हिसाब से, C को रिप्लेस करोगे तो C इक्वल टू Q/V, V को रिप्लेस करोगे तो V इक्वल टू Q/C। तो ये रिप्लेसमेंट कर करके ये फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है, ये भी डिराइव हो जाता है। बस बीच वाला रट लो और Q इक्वल टू C भी रट लो, बाकी तीनों फॉर्मूले आपके पास रहेंगे उपलब्ध। अब ये बातें हो गई थी, फिर ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ था, आई थिंक तुम्हारी क्लास हो गया था।
चलो कर लो ये वाला, आई थिंक नहीं हुआ था तुम्हारे। Q इक्वल टू सी वी वाला फॉर्मूला लगाओ और करने की कोशिश करो। नहीं, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस है ना, तो इसका C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अभी जो डिराइव किया था ये वाला फॉर्मूला लगाओ और मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू बताओ फैराड में। फैराड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो आप SI यूनिट में ही इसका वैल्यू मुझे बताएंगे। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। Epsilon naught is the property of the medium between the parallel plates of the capacitor. A is the area of each plate. D is the separation between these two parallel plates. चलो अब समय आ गया है, हम लोग ज्ञानियों की संख्या गिन लेते हैं। कितने हो गए भाई? 5। छोटे ही की बात है। हमारी क्लास में 5 परम ज्ञानी हैं। इनको प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है, इनको अब सांसारिक चीजें बहुत सूक्ष्म नजर आती है, और ये हमारी क्लास में आकर उन्हें थोड़ा अनुभव अच्छा नहीं होता है, ये लोग निकल लेते हैं। सत्य की खोज में ये लोग निकल चुके हैं, 5 परम ज्ञानी। अब इनके साथ हमारा क्या हो सकता है? केवल और केवल सहानुभूति। हम लोग इनके प्रति केवल सहानुभूति रख सकते हैं। वी कैन ओनली एम्पैथाइज विद देम कि चलो भैया तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो ही जाए। तो अब इनके लिए नीट का पेपर जो है ये एक बहुत छोटा गोल है, और दूसरी बात अलग से बन के आएगा इनके लिए ना, अलग से आएगा। इनको लगता है कि हमारा समय इधर व्यर्थ हो रहा है। कोई नहीं भाई, सबकी अपनी चॉइस, सबके अपने रास्ते। ठीक है, आंसर बताओ भैया। आपने बताया ऑप्शन बी, तो आई थिंक आपके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर। तो ये फैराड पर मीटर में लिख दिया, ऐसा यूनिट में वैल्यू हमें बताई है, सीधा वैल्यू डालो। एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें SI यूनिट में वैल्यू चाहिए, तो मीटर स्क्वायर में करोगे तो 0.4 इंटू 0.4 कर लो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 0.16। 0.16 यस सर। की वैल्यू 0.1 लिखो, तो क्या करोगे? सीधा सीधा 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू 0.16 अपॉन में 0.1। बस ये कर लोगे तो आई थिंक यही आंसर आएगा, ऑप्शन बी। 1.4। ठीक है, तो कितने बच्चों ने कर लिया? बच्चों ही हैंड रेज करके बताना है। अरे भाई आज तो चमत्कार हो गया, नीचे हाथ करो। चमत्कार क्या हुआ बताऊं? नो सर। ये 5 बच्चों में से 3 वापिस आ गए भाई। 3 वापिस आ गए। अब शायद आपकी बात सुन ली इन्होंने। हाँ, अब 2 बच्चे बच गए, खाली 2 ही हैं जो सत्य की खोज में अभी आ जा रहे हैं, बाकी 3 लोग हार थक के वापिस आ गए। शाबाश, इन सब के लिए तालियां बजा दो। तो इनको सत्य की प्राप्ति एक्चुअली हो चुकी है कि क्लास में जाना ही ठीक है। इनको पता चल गया कि क्लास में जाना ही ठीक है। तो ऑप्शन ये, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया है तुम लोगों ने? नहीं, ठीक है, ठीक। सर ठीक है। ऑप्शन बी जिनका आया उनका आंसर सही है। ज्यादा कुछ इसमें करना भी था, वैल्यू डालने की हो जाए। अब ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर, जो बच गए थे ना वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। बाकी जो क्लास में हो गए थे कल रिवीजन वाले, तो उनको हम छोड़ सकते हैं ना, उनको आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन और कर लो, इसका आंसर भी चैट बॉक्स में बताना। देखो तालियां बजा दी, देखो सिल की बोल रही है सर, तालियां बजा दी हमने अभी। देखो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ तुम्हें पता है? मुझे आपसे बहुत उम्मीद है
और आपको भी खुद से उम्मीद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा उम्मीद किसको होती है घर पे, एक बात बताओ, आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद कौन रख रहा है? पेरेंट्स। 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 आपने अपने पेरेंट्स को अक्सर ये कहते हुए सुना होगा ना कि इसमें तो वो बात है जो किसी में नहीं है, मेरे बच्ची तो ऐसी है कि जैसे किसी की बच्ची नहीं है, मेरा बेटा तो इतना हाईफाई है, बस ये पढ़ता नहीं है, अगर ये पढ़ लेना मतलब क्या ही बात है। तो सभी के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उन्हें बहुत उम्मीद है आपसे, तो उस उम्मीद को पूरा करना है। पूरा करना है, ठीक है। पूरा करने का केवल और केवल एक ही तरीका, क्या बताओ? क्लास में आओ और पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। डेली क्लासेस लगाएं, ये तो, और डेली लेक्चर्स फॉलो करेंगे तो। बताया था ना, टिके रहो, जो टिका रहेगा वो कुछ ना कुछ कर लेगा, है ना। सरेंडर नहीं करना, सरेंडर नहीं होना है, क्योंकि हम वो नहीं है जो थक जाए, हम वो हैं जो कभी न थके, जो कभी न थके। हमारी नौका वो है जो लहरों से डर जाएगी, हम उस नौका की सवारी है जो पार जो पार करेगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं, नौका पार नहीं होती, और मोटिवेशनल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात को ध्यान रखो। और ये कोई भी बात बोलता है ना, मोटिवेशनल बात कुछ ऐसी होती है जो कहीं ऐसे हवा में नहीं बोली जाती, बहुत अनुभव के बाद कोई आदमी बोल रहा है, तो ये इतना पॉपुलर चीज हुई कि लहरों से डरकर। अगर तुम पहले ही हार गए तो फिर लड़ाई नहीं देंगे, अरे जीतेगा तो वो जो कम से कम लड़ेगा तो सही। जीतने के लिए लड़ना आवश्यक है कि नहीं, ये बताओ। तो जो लड़ेगा ही नहीं उसकी तो हार पहले निश्चित है, तो हम लोग निश्चित हार की तरफ क्यों बढ़े, हम लोग एटलीस्ट अपना तो एफर्ट करें। किसी ने बोला है ना ऐसा कि सब रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। भैया, तुमने रिस्क ही नहीं लिया तो सबसे बड़ा रिस्क तो वो हो गया। अगर रिस्क लेते तो क्या पता सिलेक्शन हो जाता, रिस्क लेते तो क्या पता सक्सेस हो जाते, और रिस्क ही नहीं लिया तो फिर बुद्धू के बुद्धू रह गए, जैसे थे वैसे ही रह गए, तो वही सबसे बड़ा रिस्क है। चलो, ऑप्शन डी की तरफ आपका झुकाव नजर आ रहा है, देखते हैं क्या है। काफी सारे बच्चे, कितने बच्चों ने कर लिया है ये क्वेश्चन? वो खाली हाथ ऊपर रखो, बाकी सब लोग हाथ पीछे करेंगे। ओके, चलो एक प्रैक्टिस और करूंगा मैं, अभी नहीं, थोड़ा हम लोग आगे सिलेबस में बढ़ जाएं फिर बात करेंगे इसकी, कि जो बच्चे आंसर दिया करेंगे उनसे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पूछा करूंगा, क्योंकि तभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा और खुलेगा, है ना। सोचने का नजरिया मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो आप सब लोग भी क्लास में पार्टिसिपेट करके अपने सहपाठियों का थोड़ा सा और हेल्प करेंगे समझने की चीजों। तो अभी नहीं, तो जो बच्चे मुझे रेगुलरली आंसर देते हैं उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना भाई, कि सर जो रोज पार्टिसिपेट कर रहा है, रोज आंसर दे रहा है, उसकी थोड़ी बढ़ाई भी होनी चाहिए ना, उसकी थोड़ी तालियां भी बजनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि हर बार आंसर देता जाएगा। कहावत है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, या फिर कहावत और है कि कर्म कर और फल की चिंता लेकिन ऐसा करना संभव नहीं होता। हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? फल देखते हैं। अगर कोई आम का पेड़ उगाता है तो इसलिए उगाता है ना कि उस पे आम लगेगा। कोई नीट की तैयारी करता है तो इसलिए करता है ना कि एक दिन मैं नीट क्रैक कर लूंगा या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो आप सबसे पहले फल ही देखते। तो हम अभी इतने बड़े तो हुए नहीं कि हम फल को ना देखें, बट हम फल को देखते हुए भी अगर कर्म कर ले, फल को देखते हुए भी अपनी पूर्ण निष्ठा से यानी फुल डेडिकेशन से अगर अपने डायरेक्शन, अपने कर्तव्य, अपने कर्म में, अपने पढ़ने के शेड्यूल में अगर बने रहेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल इन अ लॉन्ग टर्म। तो टिके रहो पर। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट्स एरियाज दिस एंड दिस। तो दो एरिया दे दिए बच्चों, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इफ दे हैव द सेम चार्ज, अब दोनों पे चार्ज की वैल्यू मान लो क्यू है, इस पे भी इस पे। आगे पर पढ़ते हैं। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज दिस। तो इधर जो है D1 उसकी वैल्यू दी 0.5 mm। दूसरे के बता दो D2 क्या होगा, ये पूछा। अब देखो, अगर चार्ज भी सेम दोनों पे और पोटेंशियल भी सेम दोनों के बीच में, तो क्या
हमें पता है Q इक्वल्स टू CV होता है। तो यस फर्स्ट सर। कैपेसिटर के लिए मान लो, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, चार्ज बराबर पोटेंशियल बराबर, तो पोटेंशियल बराबर रहेगा। मान लो अगर इधर Q1 Q2 रहा होता और ये यहाँ V1 और V2 रहा होता, हमें पता है V1 इज इक्वल टू V2, हमें पता है Q1 इज इक्वल टू Q2, तो वी कैन राइट Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। अब इससे आप डिराइव कर सकते हो कि कैपेसिटेंस दोनों का बराबर आएगा, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने देखी थी एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, एरिया आपको दे दिया, एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही है, अज्यूम कर लो कि दोनों के बीच में हवा ही भरी हुई है, तो फिर इससे आपको क्या मिलेगा, A1/D1 यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू A2/D2, एरिया ऑफ सेकंड कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो अब आपको क्या बताना है, आपको D2 की वैल्यू बतानी है, बाकी सब कुछ दे दिया, A1 ये रहा, A2 ये रहा और D1 0.5। तो सीधा सीधा वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 100 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय, इधर से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 5 2.5 0.5 दैट इज 2.5 mm। तो ऑप्शन डी। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो डिवाइड कर लो 10 से, तो 0.25 सेंटीमीटर। ठीक, चलो किसी को डाउट है बच्चों इसमें? डाउट है तो अनम्यूट करके पूछेंगे। ठीक, हाँ अनम्यूट करके पूछ लेना अगर डाउट है। ये वाला क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। A parallel plate capacitor is charged to a potential difference of V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plates of capacitor is increased using an insulating handle. Okay. As a result, the potential difference between the plates, उसके साथ क्या होगा, एक कैपेसिटर को Q चार्ज से रिचार्ज कर दिया, मतलब चार्ज Q उस पर ट्रांसफर कर दिया, फिर उसको किसी इंसुलेटिंग यानी कि किसी ऐसी चीज से पकड़ा जिससे चार्ज उसका लूज ना हो, उसको दूर किया ऐसे पकड़ के प्लेट्स को दूर करने से कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है वो देखो। प्लेट्स को दूर करने से D की वैल्यू बढ़ती है, तो D की वैल्यू जब बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगा। CV होता है, तो एक गिवन चार्ज उस पे है ऑलरेडी और उसका आपने कैपेसिटेंस बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस कम कर दिया, तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड थी वो बढ़ जाएगी या फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, सिंपल है। बाकी बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। अगर इसको एनर्जी को आप पर मीटर क्यूब, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी जो है उसको जूल्स पर मीटर क्यूब में डिफाइन करते हैं। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी रहेगी उसको आप बोल सकते हो एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, फॉर्मूला मिल जाता है ऐसे। तो एनर्जी की बात ये आ गई। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हो तो उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से। ठीक है, एक गिवन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, इधर इसका कोई यूज आएगा नहीं, टेंशन मत लेना। और ये वाला एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हमने देख लिया, आप सीरीज क्लियर होता है। बाकी इसका भी कोई टेंशन नहीं। दो कैपेसिटर होंगे तो क्या होगा, आप ऐड कर दो, ऐसे आपको मिलेगा मैट्रिक नहीं। ये सब ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं। दो फॉर्मूले अभी तक, उनका यूज करना। और दो फॉर्मूले ये वाले, ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए, ये वाला लिए। उसके बाद यहाँ से पढ़ लेना, लागू पढ़ लेना इसका। आपको यहीं पे समरी दिया हुआ है सारा।
ये थे ये वाले क्वेश्चन E5 में तो करा दिए थे हमने। अभी एक दो क्वेश्चन आपको टाइम बचा हुआ है, मैं करा देता हूँ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के। ग्राफ जनरेटर आप घर से पढ़ के आना, बाकी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कर लो, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो पहले, इन तीनों को मैं करा। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, वर्बली सीधा आंसर दो चैट बॉक्स में बिना सॉल्व किए। पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, अरे पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है तो क्या था बच्चों को मिला, सीधा ऐड हो रहे थे ना, क्या होगा, यस सर सर। क्या आंसर सीधा- आएगा फिर? तो उसमें दो ना, हाँ 6 आएगा, सीधी बात है। 1 Yes. प्लस 3 सबको जोड़ दोगे तो नेट कैपेसिटेंस विल बी 6 माइक्रो यस फैराड। सर। ठीक है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, चार्ज क्या होगा, Q इक्वल्स टू CV होता है। पोटेंशियल की जब बात की थी पैरेलल में तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी। तो मान लो इधर 10 Yes, वोल्ट है तो इसके हर एक पॉइंट पे 10 ही रहेगा, और इधर 0 है तो इधर 0 ही रहेगा, मतलब हर एक कैपेसिटर में ड्रॉप जो है वो 10 का आ रहा है। अब इधर चार्ज कितना सप्लाई करेगी बैटरी, तो इन तीनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक कैपेसिटर रहा 6 माइक्रोफैराड का और वही जुड़ा हुआ है एक 10 वोल्ट की बैटरी से। इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बना सकता हूँ ना यस सर। भाई। यस सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का मतलब क्या है कि इन तीन को हटाकर एक कैपेसिटर लगाना है, तो कौन सा लगाओगे, 6 माइक्रोफैराड का। ठीक, अब कैपेसिटेंस हो गया 6 और वोल्टेज होगी 10, तो चार्ज क्या होगा, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी 60 क्या 16 60 कूलम माइक्रोकूलम। जो देखो या तो ऐसे लिख लेते 6 × 10⁻⁻6 लिख लो इसको ना, माइक्रो है तो ये आ गया 60 माइक्रोकूलम, है ना। दैट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट का ही है। क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल बराबर रहता है, तो सीधा सीधा लिखेंगे 10 वोल्ट। ये क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है तो ये सभी एक ही कंडक्टर के पार्ट है, तो 10 10 10, इधर 0 है तो इधर 0 0 0। ठीक, तो पोटेंशियल एट ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अच्छा एक चीज और बताना मेरे को, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, मैं देखता हूँ आपको क्लियर है कि नहीं। ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ठीक है। अब मैं इसको दो तरीके से जोड़ रहा हूँ। पहला डायग्राम तो ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। इधर लिख दिया 20 वोल्ट्स, इधर लिख दिया 10। एक तो हो गया ये, दूसरा डायग्राम हो गया ये। इधर 10 लिखा, इधर 0 लिखा, ये 6 माइक्रोफैराड। और एक तीसरा डायग्राम भी बना देता हूँ, इसमें भी बताना आप मेरे को कि जो कि अभी बुक में अभी पिछले क्वेश्चन में बना हुआ था वो ये था 10 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ इन तीनों केसेस में कुछ फर्क है कि सभी एक ही बात बोलते हैं। जो तीन डायग्राम अलग अलग दिख रहे हैं, कैपेसिटर तो वही है, ठीक है, केवल बैटरी में थोड़ा अंतर किया है। एक में 20 वोल्ट दे रहा है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट जो है जो लो पोटेंशियल वाला है वो 10 वोल्ट दे रहा है। एक में दे रहा है 0 और 10, और एक में 10 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या, ये तीनों चीजें एक ही बात बोल रहे हैं, अलग अलग है। अनम्यूट करके बताओ जो भी आपको लगता है, गलत सही का कोई पंगा नहीं। सेम चीज बता रहे हैं। सभी एक ही चीज बता रहे हैं, ऐसा आपने क्यों बोला। एक चीज आपको बताई थी कि हम क्या बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो वी फाइनल में हम पोटेंशियल की बात करते हैं। जब ये 10 वोल्ट लिखा होता है ना बैटरी के पास, तो ये बोल रहा है इसकी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है दैट इज 10। 10 क्या यहाँ पे भी 10 ही है, 20 - 10? यस सर सर यस सर यस सर तीनों ही केस में बैटरी 10 वोल्ट देती है, तो सभी के सभी लगभग सेम ही बात बोल। कुछ डिफरेंस आएगा लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमारे हिसाब से ये 10 वोल्ट ये भी है, ये 10 वोल्ट ये भी है। ठीक है, यस सर। यस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो हम निकाल लेंगे हर एक कैपेसिटर का इक्वल, ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए निकालेंगे तो Q1
C1 क्या है 1 माइक्रोफराड इनटू वोल्टेज 10, कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम। ऐसे ही दूसरे वाले पे 20 माइक्रोकूलम, इधर 10 माइक्रोकूलम, इधर 20, और Q3 पे 30 माइक्रोकूलम। 30 जोड़ोगे तो हमारा assumption जो था पैरेलल का, कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी द सम ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो 10 + 20 + 30, इसका मतलब क्या हुआ 60 माइक्रोकूलम। और वही चार्ज किसने सप्लाई किया, बैटरी। जो बैटरी ने सप्लाई किया वो 10 20 30 करके बट गया सब में, इसको 10 मिला, इसको 20 मिला, इसको 30 मिला, और इसने भेजा था 60, हो गया बराबर। तो तीनों चारों चीज हमारी। Yes, sir. ये yes sir, क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था आपको, अगर इसमें डाउट है तो पूछ लो। नो सर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार रिपीट करना। इस वाले क्वेश्चन को रिपीट करना है, रिपीट नहीं करेंगे। पैरेलल और सीरीज के फॉर्मूले लिख दूंगा, आप इसको ब्रेक डाउन करना और खुद से ट्राई करना। एक बार 1 मिनट का टाइम दे दूंगा मैं, और इसके फॉर्मूले में लिख दूंगा, वो कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। चलो इसको तोड़ते हैं टुकड़ों में, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ आएगा। फॉर्मूला लिखने से अच्छा वो रहेगा। देखो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट ले रहा हूँ, मेरे को फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि जितने भी कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं ना, 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 और 8, ये 5 दिख रहे हैं। इन पांचों को हटाकर अगर एक कैपेसिटर रखना हो तो उस कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी, वही है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखो मैं 2 पॉइंट रख रहा हूँ, पॉइंट ए ये वाला, और इधर पॉइंट बी। अब देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या कैपेसिटेंस रहेगी, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, दोनों ड्रॉ कर दिए। अब इनके बीच में कैपेसिटर का डायग्राम है, उसको देखते हैं। टर्मिनल ए पर सबसे पहले चला मैं इधर से, तो मुझे सबसे पहले मिला 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे ना अजीब अजीब डायग्राम मिल सकते हैं, तो आप उसको इमेजिन करके उसको सीधा करने की कोशिश करनी, फिर मैं आगे चला। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने रखा। इस पे मुझे दिखे कि 3 अलग अलग वायर जा रहे हैं, 1 2 3, तो मैं इस पे 3 वायर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 वायर, 2 वायर और 3 वायर। अब इसके पहले वाले पे दिखा 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैराड। दूसरे वाले पे दिखा 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसे बीच में लिखते नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, मिटाई देता हूँ। बीच में लिखना ऐसा कन्वेंशन की खिलाफ। तो 6 का था, ये 2 का है। फिर तीसरे वाले पे लिखा है 4 का। अब देखो 6 वाले से आगे गया तो सीधा एक 3 माइक्रो का भी जुड़ा है उसके पैरेलल में, उसके सीरीज में, तो इधर एक 3 वाला ड्रॉ कर देता हूँ, 3 माइक्रो का। ठीक है, और ये जाकर मिल गए तीनों पॉइंट बी पर। देखो ये सभी आके इस पॉइंट पे मिल गए ना, ये वाला 3 के बाद, ये 2 के बाद, और ये सीधा 4 के बाद। ठीक, तो ये 3 के बाद, ये 2 के बाद, ये 4 के बाद, और फिर जाके ये यहाँ पे मिलने के बाद सभी एक पे मिलके फिर पॉइंट बी पर चले गए, तो ये मेरा भी पॉइंट बी पे चला गया। तो ये वाला डायग्राम, अजीब सा जो डायग्राम है, वो उसको ऐसे बनाया था। अब टुकड़ों में तोड़ लो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ये वाला पार्ट, इसको कैलकुलेट कर लो। 6 माइक्रोफैराड और 3, ये दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, 1/c = 1/6 + 1/6। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा 1 + 2, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c विल बी 6/3, 2 है ना, इसका 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर 2 और 4 ये सारे पैरेलल में, भाई इसको अगर रिप्लेस कर दो तो 2 आएगा ना इधर, तो 2 2 4, ये अगर सीरीज ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस वाले का, पूरे वाले का, देखो बीच वाला ब्लू कलर में हाईलाइट करूंगा, वो बताना इस पूरे वाले पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। 2 + 2 + 4 दैट इज 8 माइक्रोफैराड। ये ग्रीन वाले जो है इनको, इनका तो इन दोनों को रिप्लेस करोगे तो एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इधर लगा सकते हो, इन दो को हटाओ, इधर एक लगा दो। फिर ये जो इधर 2 आएगा, ये 2 और ये 4, ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, C1 + C2 जोड़ते जाओ,
प्लस 4 तो 1 माइक्रोफैराड आ गया। तो जो ब्लू सर्कल में जितने भी कैपेसिटर आए 6, 3, 2 और 4, इन चारों को रिप्लेस करके इनकी जगह एक 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बच जाएगा आपका कि पॉइंट ए इधर है, उसके बाद चलोगे एक 8 माइक्रोफैराड का, उसके बाद इनको रिप्लेस करके एक और 8 का, और फिर पॉइंट बी। तो ये वाला तो आया उन 4 को रिप्लेस करके जो अभी लिखा, और ये तो पहले से था। Yes, sir. तो जब दो पैरेलल में, दो सीरीज में 8 माइक्रोफैराड के लगे हुए हैं, तो फिर से फॉर्मूला लगा दो 1/c = 1/8 + 1/8। 8 एलसीएम लोगे तो 2/8 आएगा, और उल्टा करोगे तो C विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 8/2, दैट मींस 4 माइक्रोफैराड। 4 microfarad. इन सभी को रिप्लेस कर दो, 8, 6, 2, 3, 4, इन सबको रिप्लेस करके एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, तो दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि 4 माइक्रोफैराड इज द आंसर। अब बताओ इसमें डाउट बचा? नो सर। No, sir. नो सर। ये क्वेश्चन आपने क्लास में कर लिया था, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में भी नजर आए होंगे, ऐसे ऐसे से थोड़े थोड़े से। यस सर। तो ये Yes, जान sir. Yes, sir. रिवीजन में ऐसा कराया था आपको ताकि थोड़ा कर पाओ। होमवर्क में जैसा क्वेश्चन अभी क्लास में कराया वही 4 वैल्यूज है, घर जाना निकाल लेना, इनको कर लेना, क्योंकि कल लिख दिया मैंने, कर लेना, वही कर लेना, इनको घर जाके कर लेना, ये होमवर्क है। Yes, sir. अब यस अगले टेस्ट के लिए काम आएगा, ठीक है? तो इनको कर लेना ताकि रिवीजन में थोड़े और हार्ड क्वेश्चन करा सकूं मैं, जब रिवीजन कराऊंगा ये वाले रिकॉर्डिंग सेंड कर देना क्या सर, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं? रिकॉर्डिंग ऐसे पर्सनल मैसेज में सेंड कैसे करूंगा बच्चों में सभी को? सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, मुझे पता नहीं किसी ने